नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएसएसपी ने अचानक डेट दे दी है और टाइम बिल्कुल 1 महीने का, मात्र 30 दिनों का समय आपके पास है। और पार्ट बी का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आपका सिलेबस पूरा कराने की कोशिश में हम हैं और जल्द से जल्द 15 या 16 दिन में सिलेबस कराने की भाई पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हैं साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथियों, हमारा सोर्स एक ही है, NIOS, NCERT, इग्नू। इनसे हम आपको कंटेंट पढ़ाएंगे। ठीक है, जो मैं आपको नोट्स की, जो आपके सामने नोट्स की जो ये PDF दिख रही है, यह इग्नू के नोट्स से है। ठीक है, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, सॉरी, इस पे क्रोम पे जाके। ठीक है, साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन इग्नू, तो इग्नू की एक PDF खुल के आएगी, 21-22 पेजों की PDF है। ठीक है, और प्लस में मैंने NCERT से भी मटेरियल लिया हुआ है ताकि कुछ भी नहीं छूटे। मैं एक बार थोड़ा सा आपको PDF के बारे में दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये PDF है भाई, बहुत मेहनत लगती है भाई नोट्स को बनाने में। ठीक है, ये सारी की सारी ये हमने बनाई है आपकी उसकी इग्नू के मटेरियल से। देखो, ये इग्नू में टेबल थी, वो टेबल भी मैंने यहाँ पे ले ली है। देखो, ये सारी की सारी चीज़ हमने कहाँ से बनाई है, इग्नू से मटेरियल लिया है। ठीक है, NCERT से भी मटेरियल लिया है, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। देखो, ये 15 पेज के ये नोट्स हैं। देखो, ये NCERT की टेबल है, NCERT की टेबल है। देखो, सारे जितने भी साथी हैं, तो मतलब कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कहीं से ऐसा वैसा मटेरियल आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम सिस्टमेटिक वे से। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, अगर वीडियो देखोगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, DSS भी इस बार नहीं पूछेगी, मैं इतनी आप तक हूँ। तो भाई, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। टाइम सबके पास थोड़ा है, छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि थोड़े समय में ज़्यादा कंटेंट हो ताकि, क्योंकि आपको और भी चीज़ों को भी देखना होगा, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो शुरुआत कर देते हैं भाई। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। देखो, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, भाई साइकोलॉजी 2 शब्दों से बना है भाई। कितने शब्दों से बना है भाई साइकोलॉजी? 2 शब्दों से बना है, साइकी प्लस में लोगस। साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, साइकी का मतलब क्या है? आत्मा। और लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। जो इसलिए मनोविज्ञान को मन और व्यवहार का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि साइकोलॉजी किस चीज़ से बनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप पहले पढ़ के आ चुके होगे CTET वीटेट में, फिर भी कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी होगी। ठीक है, आगे देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी मन, माइंड और बिहेवियर का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, व्यवहार वे सभी क्रियाएं हैं जिन्हें देखा और मापा जा सकता है। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिन्हें देखा और मापा जा सकता है, वो क्या हमारा व्यवहार है। ठीक है, जैसे कि बोलना, लिखना, प्रश्न उत्तर देना, समस्या हल करना, रोना, हंसना। व्यवहार के उदाहरण जैसे कि कुछ भी आप वैसे टाइम पास के लिए कुछ व्यवहार करते रहते हो, बिहेवियर करते रहते हो। प्रेस, एक की दबाना, सही उत्तर देना, समस्या हल करना, ये सारी चीज़ें आपकी व्यवहार में आती हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि साइकोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। जो सबसे पहले जो साइकोलॉजी थी वो फिलोसफी का एक भाग था। किसका था? फिलोसफी का एक भाग था। बाद में यह इंडिपेंडेंट साइंस बना, स्वतंत्र विज्ञान बना। तो हम इसमें एक साइकोलॉजिस्ट का नाम पढ़ते हैं, विलियम वुंट का नाम। 1879 में आपने डेट याद रखनी है, 1879 की आपने डेट याद रखनी है। 1879 में पहली प्रयोगशाला, फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी स्थापित की थी। ठीक है, उन्हें मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। और इन्होंने 1879 में पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी, विलियम वुंट ने। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, डेट भी बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, जो भी कोई साथ साथ में नोट्स बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप ये PDF लेना चाहते हो तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, और टेलीग्राम से आप इसकी PDF ले सकते हो। और भाई, जो ये PDF है ना, ये PDF पेड रहेंगी। ठीक है, इनके थोड़े से पैसे लगेंगे। ठीक है, ये आपको PDF मिल जाएगी, 10 रुपये की आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो भी वीडियो होगी ना PDF होगी ना जिस वीडियो की, वो मात्र 10 रुपये का ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है,
इस टॉपिक की 10 रुपये की मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी साइकोलॉजी आपको 10 रुपये में मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो भैया आगे चलेंगे कि डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया मेंटल प्रोसेस का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस में कौन सी शामिल है, जो कौन सी मेंटल प्रोसेस होती है, थिंकिंग होती है, मेमोरी होती है, इमोशन होती है, लर्निंग होती है, इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी आपकी मेंटल प्रोसेस में आती है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। साइकोलॉजी एज ए साइंस, मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में कैसे है। मनोविज्ञान को विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होती है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी निष्पक्षता, बिना पक्षपात के अध्ययन किया जाता है भाई इसमें। ठीक है भाई, आगे प्रयोग, क्योंकि देखो साइकोलॉजी में प्रयोग तो होते ही हैं। आपने देखा होगा कि उसने कुत्ते पर पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, प्याजे ने भी प्रयोग किया था। ठीक है, और बेबो डोल पर अल्बर्ट बंडूरा ने प्रयोग किया था। आगे देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ध्यानपूर्वक देखना होता है, मेजरमेंट होती है और वेरिफिकेशन होती है। जो भी हमारे पास डाटा आता है उसकी वेरिफिकेशन भी की जाती है। ठीक है, मनोविज्ञान है जो एम्पिरिकल मेथड पर आधारित है। एम्पिरिकल मेथड मतलब अनुभवजन्य, मतलब अनुभव पर आधारित है। ठीक है, एक्सपीरियंस पर आधारित है। किस पे, एम्पिरिकल मेथड पर बेस्ड होता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज याद रखनी है। आगे देखेंगे, आगे है एम्पिरिसिज्म और एम्पिरिकल अप्रोच। अनुभववाद और अनुभवजन्य दृष्टिकोण है क्या। ठीक है, एक्सपीरियंस और सेंसेस से प्राप्त होता है। जो ज्ञान है नाम है, हमें ज्ञान, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, अनुभव से और हमारी सेंसेस से ही प्राप्त होता है। जॉन लोक ने कहा था, एक साइकोलॉजिस्ट जॉन लोक, उन्होंने क्या बात कही थी कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय टेबुला रासा होता है, खाली स्लेट होता है, खाली स्लेट होता है। पर अब आप जैसे देखेंगे जो भी हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनात्मकवादी हैं, ठीक है, रचनात्मक रचनात्मकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए। रचनात्मकता को इंग्लिश में क्रिएटिविटी बोला जाता है। ठीक है, जो रचनात्मकतावादी हैं ये इस बात को नकारते हैं कि बच्चे का दिमाग खाली स्लेट नहीं होता है। ठीक है, जो जॉन जॉन लोक है, उन्होंने क्या कहा था, किसने कहा था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूछी जा सकती है आपसे कि किसने कहा था कि मानव का मस्तिष्क टेबुला रासा एक खाली स्लेट के जैसा होता है। तो वो कहा था जॉन लोक ने कहा था। किसने कहा था, जॉन लोक ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के रूप में भी मनोविज्ञान है। नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस आपने पता होगा कि बायोलॉजिकल बेस होती है, नर्वस सिस्टम, ग्लैंड्स होती हैं। सोशल साइंस, सोशल इन्फ्लुएंस होता है, कल्चर, इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसा कि आपने कई साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज में आपने इन्वायरमेंट के ऊपर एम्फासाइज जोर देते हुए देखेंगे, कल्चर के, जैसे कि सोशल कल्चर थ्योरी होगी। ठीक है, मतलब कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, आया समझ में सभी को। आगे चलेंगे, आगे है मतलब कि मनोविज्ञान, एक लाइन में देखें, मनोविज्ञान प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों को मिला के मनोविज्ञान है। ठीक है, एम्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के एम्स क्या हैं भाई। साइकोलॉजी भाई किसी के व्यवहार का वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है किसी के व्यवहार को, प्रिडिक्शन उसका संभावना बताता है, और कंट्रोल व्यवहार को नियंत्रित करता है। ठीक है, व्यवहार के ऊपर आप एक चीप चीज पढ़ेंगे, बीएम। बीएम होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, आगे जाके आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम बिल्कुल एक बार लेवल बना लिया अपना, फिर सारी चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेनी है किसी ने भी। आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और पूरा सिलेबस कराने की कोशिश हमारी रहेगी। आगे देखेंगे। ठीक है, नोमैथेटिक और आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण क्या होता है। ठीक है, ठीक है, नोमोथेटिक अप्रोच, नोमोथेटिक अप्रोच क्या होता है, सामान्य नियम दृष्टिकोण। ये चीज क्या है, इन्हें समझेंगे। ठीक है, समूह का अध्ययन, नोमोथेटिक अप्रोच में याद रखना है कि ग्रुप स्टडी की जाती है, सामान्य नियम बनाना और आंकड़ों पर आधारित होती है। मतलब समूह का अध्ययन नोमोथेटिक अप्रोच में किया जाता है, और इसमें जर्नल लॉज होते हैं, जर्नल लॉज बनाए जाते हैं, और इसमें आंकड़ों पर आधारित डाटा होता है। ये तीन चीज आपने बिल्कुल रट लेनी है। ठीक है, कैसे भी आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, नोमोथेटिक अप्रोच में क्या होता है कि ग्रुप स्टडी, किस अप्रोच में ग्रुप स्टडी होती है, नोमोथेटिक अप्रोच में, और जर्नल लॉज बुलाए जाते हैं नोमोथेटिक अप्रोच में, और स्टैटिकल डाटा किस में होता है, नोमोथेटिक अप्रोच में होता है। उदाहरण,
पूरी कक्षा की बुद्धि का औसत निकालना कौन सी अप्रोच के अंतर्गत आता है? नोमोथेटिक अप्रोच में आता है। और भाई देखो आइडियोग्राफिक अप्रोच क्या होती है प्यारे साथियों? आइडियोग्राफिक अप्रोच इसमें होता है कि इसमें किसी इंडिविजुअल की स्टडी होती है, इंडिविजुअल की केस स्टडी होती है और व्यक्ति को यूनिक मानता है। क्या मानता है? यूनिक। यूनिक मतलब एक एक, तो मतलब एक जिसमें यूनिट का भाव है एवं इंडिविजुअल का भाव है, तो वो आइडियोग्राफिक अप्रोच के अंतर्गत आता है। किसी एक बच्चे की सीखने की समस्या का अध्ययन की जो अप्रोच है वह कौन सी है? वो आइडियोग्राफिक अप्रोच है। आप देखेंगे ओरिजिन देखेंगे भाई साइकोलॉजी का, ठीक है, बहुत डीपली मैं आपको चीजें पढ़ाने वाला हूँ। इतनी डीप आप कहीं नहीं पढ़ोगे, पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन एक स्वतंत्र विषय इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में यह लगभग 138 साल पहले शुरू हुआ। मतलब ये पहले थी, मैंने बताया था ना कि पहले किसका भाग हुआ करती, या फिलोसफी का भाग हुआ करती, पर इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन में स्वतंत्र रूप में या 138 साल पहले ही क्या हुई है? चालू हुई है। तो एक एक चीज करके हम देखेंगे, ठीक है। टेंशन किसी को भी नहीं लेनी है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, एग्जाम का तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। आगे देखेंगे फिलोसफिकल बैकग्राउंड देखेंगे। शुरुआत में जो मनोविज्ञान है वो फिलोसफी का हिस्सा था। किसका हिस्सा था प्यारे साथियों? फिलोसफी का हिस्सा था। मैंने बताई थी ये बात। ग्रीक दार्शनिक कौन कौन से? जैसे कि सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, ठीक है। इन्हें मानव स्व इन जो मैंने मनोवैज्ञानिक के नाम बताए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने 4 बीसी में ही मानव स्वभाव और शरीर के साथ मन के संबंध पर विचार किया था, ठीक है। मतलब शरीर के साथ मन के जो संबंध है, मन का और शरीर का क्या संबंध है, इनका विचार किया था। किन किन वैज्ञानिकों ने? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे नाम आता है रेने डेस्कार्टेस का। रेने डेस्कार्टेस का, इन्होंने पीनियल ग्लैंड को आत्मा का स्थान माना था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने पीनियल ग्लैंड को, कौन सी ग्लैंड को? पीनियल ग्लैंड। ये आपके जैसे कि आपका ये बिल्कुल आपका जो फोरहेड होता है ना, उसके बीच में होती है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड को आत्मा का स्थान माना था। किसे? आत्मा का स्थान माना था, ठीक है। आगे है भाई, एक विज्ञान के रूप में इसका उदय कब हुआ था? मैंने बताया था कि सबसे पहले विलियम वुंट थे जिन्होंने एक प्रयोगशाला बनाई थी। इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ साइकोलॉजी भी ने बोला जाता है। 1879 में जर्मनी में एक जगह थी भाई, लिपजिंग। जर्मनी में कौन सी जगह थी बताइए भाई? लिपजिंग एक जगह थी, ठीक है। नाम याद रखना जगह का। लिपजिंग में पहली प्रयोगशाला, फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी की खोल ली थी भाई, ठीक है। फिर आता है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने क्या करा था? इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रसिद्ध बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी किताब है मेरे प्यारे साथियों? तो वो किताब है विलियम जेम्स की। किसकी किताब है? विलियम जेम्स की किताब है, ठीक है। सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनो, बिल्कुल शांत बैठो, आपको चीजें याद होंगी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की किताब है। और सबसे पहले लेबोरेटरी किसने खोली थी? 1879 में लिपजिंग शहर में खोली थी भाई, विलियम वुंट ने खोली थी। आगे है जी स्टेनली हॉल। इन्होंने अमेरिका जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पहली लैब खोली। एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे भाई, ठीक है। फिर भाई अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जहाँ पे भाई अपने स्टेनली हॉल, ठीक है। ये स्टेनली हॉल वही है, आपने इसका एक बहुत फेमस कथन सुना होगा कि जो किशोरा अवस्था है वह आंधी और तूफान की अवस्था है। तो ये बात किसने की थी? स्टेनली हॉल ने की थी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या खोली थी? अमेरिका में एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे भाई, और अमेरिका में पहली लैब खोली थी, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद हो गए, ठीक है। देखो भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी जिसके पास नहीं है पैसा है, 10 रुपये नहीं है पीडीएफ लेने के लिए, वैसे ये ज़्यादा कुछ अमाउंट है नहीं, वैसे आप खाते पीते रहते होंगे इतनी चीज़ें तो भाई, तो आप क्या कर सकते हो? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलो भाई आगे चल रहे, चलो आगे चलते हैं। आगे चलेंगे भाई, मेन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के आप स्कूल देखो, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बढ़ते हैं। सबसे पहला भाई स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद।
मुख्य विचारक थे भाई विलियम वुंट और एडवर्ड टिंचनर। ठीक है, जो संरचनावाद के प्रमुख विचारक कौन रहे, विलियम वुंट और एडवर्ड टिचनर। ठीक है, क्या कंसेप्ट था इनका, इनका मानना था कि मन छोटे छोटे हिस्सों या ढांचों में तोड़ा जा सकता है, जैसे विचार, अनुभव, भावनाएं। ठीक है, मतलब जो संरचनावादी थे तो वे क्या बोलते थे कि जो हमारा मन है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ा जा सके, छोटे छोटे टुकड़े में क्या किया जा सके है, तोड़ा जा सके। ठीक है, जैसे कि विचारों को तोड़ा जा सकता है, अनुभव को तोड़ा जा सकता है, और भावनाओं को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। मेथड क्या था भाई, इन्होंने भाई इंट्रोस्पेक्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि का उपयोग किया, जिसका अर्थ है अपने भीतर के अनुभव का निरीक्षण करना, अपने भीतर के अनुभव का निरीक्षण करना। ये थे भाई संरचनावादियों का ये विचार था। और ये विचार किसने प्रस्तुत किया था मेरे प्यारे साथियों, विलियम वुंट ने और भाई एडवर्ड टिंचनर ने ये क्या किया था, ये विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म क्या था, जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रकार्यवाद और कहीं कहीं बोला जाता है कार्यवाद। ठीक है, मुख्य विचारक थे विलियम जेम्स। ये विलियम जेम्स कौन है, बताया था, ऊपर पढ़ के भी आए थे विलियम जेम्स कहाँ जिनकी किताब थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इनकी किताब थी, विलियम जेम्स की किताब थी। और जॉन डीवी, ये जॉन डीवी वही हैं जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की है। ठीक है, ये छोटी सी चीजें आप पहले पढ़ के आ चुके हो सीटेट में। ठीक है, और शायद ये टॉपिक भी कईयों ने पढ़ा है। ठीक है, पर इतने डीप से नहीं पढ़ा होगा शायद। ठीक है, आगे कंसेप्ट क्या था फंक्शनलिज्म का, क्या कंसेप्ट था, ये बात का अध्ययन, ये इस बात का अध्ययन करते थे कि मन क्या है, क्या है, मन क्या है के बजाय, ठीक है, मन क्या है के बजाय मन कैसे कार्य करता है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, मन कैसे कार्य करता है। ठीक है, इन्होंने डार्विन के प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत को अपनाया कि कैसे हमारा मन हमें वातावरण में ढलने में मदद करता है। तो जो फंक्शनलिज्म को मानने वाले थे विलियम या फिर विलियम जेम्स या जॉन डेवी, उन्होंने किसके सिद्धांत को अपनाया था, ये अपने डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत को अपनाया था। उसके बाद आते गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी आपने पता ही होगा, जो किसी चीज को एक कंप्लीट, एक यूनिट, एक संपूर्ण रूप में देखते थे। ठीक है, इसके जो मानने वाले थे वैक्स वर्दिमिर और कोफ्फा और भाई कोहलर। कोहलर का वो चिपंजी वाला सुल्तान नाम का चिपंजी नहीं था, वो आपने पढ़ी थी थ्योरी। ठीक है, तो वो ये कौन से थे, गेस्टाल्टवादी थे। मैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आपको पूरी पढ़ाने वाला हूँ। आप देखिए मैं कैसे कितने अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझाऊंगा, हर एक चीज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई, और भाई देखो ये नोट्स, हर एक वीडियो में प्रत्येक नोट्स का प्राइस अलग अलग हो सकता है। ठीक है भाई, समझ में आई मेरी बात। जरूरी नहीं है कि इस वीडियो के जो नोट्स है वो 10 रुपए के हैं तो अगली के भी 10 के ही होंगे, क्योंकि जितना बड़ा टॉपिक होगा उतना आपका वो मिलेगा। देखो आप ये नहीं कह सकते कि सर आप तो वो कर रहे हो, लालच कर रहे हो पैसे का। लालच पैसे का नहीं है, लालच मेहनत है। देखो वैसे आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप खुद भी लिख सकते हो, ये सब कुछ फ्री है, मैं पूरा फ्री ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी आप कई बहुत कितने 3 3 4 6 हज़ार के आप कोर्स लिखते हो, मैं तो फिर भी यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक, और कम समय में आपको कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है देखो भाई आगे है, इनका मानना था कि हमें किसी भी चीज को टुकड़ों में देखने की बजाय पूर्ण पूर्ण ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट एज ए होल के रूप में देखना चाहिए। जब हम एक फिल्म देखते हैं तो हम अलग अलग स्थिर चित्रों की बजाय एक चलती हुई कहानी को देखते हैं। मतलब गेस्टाल्टवादी क्या कहते थे कि हमें एक उसके पूरे रूप को देखना चाहिए किसी भी चीज के। उसके बाद है व्यवहारवादी, इसमें नाम आता भाई अपना वाटसन का, जेबी वाटसन का। मुख्य बिंदु, इस स्कूल ने माइंड को नजरअंदाज कर दिया, केवल दृश्य व्यवहार। व्यवहारवादी मतलब जो भी व्यवहार हमें दिखता है ना, जो भी हम व्यवहार दूसरे के सामने करते हैं उसको का अध्ययन पर जोर दिया था। अन्य विचारक जैसे कि BF स्किनर, पावलाव, इसमें भी तो व्यवहार पे जोर दिया है। देखो इसने पावलाव में कुत्ते की जो राल आई वो भी तो एक व्यवहार था। ठीक है, स्किनर ने किस पे किया था,
ठीक है, चूहे पे किया था ना, तो स्किनर पे क्या था, जो चूहा बार 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 इधर जाता था उधर जाता था, वो एक प्रकार का व्यवहार था। मतलब कि स्किनर और पावलाव इसके मानने वाले थे और जेबी वाटसन इसके जनक हैं। पावलाव ने कंडीशनल रिफ्लेक्स पर अध्ययन किया और उन्होंने दिखाया कि स्टिमुलस से लार टपकने जैसी प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। ठीक है, आपने सेक्रेट में पढ़ के आओगे कि भाई इसका बीएफ स्किनर का सिद्धांत पढ़ा होगा, पावलाव का सिद्धांत पढ़ा होगा, ये आप पहले पढ़ के आ चुके हो और हमें पढ़ने दोबारा भी है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं इन पे। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रायड का नाम आता है। आपने इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, कौन कौन सी स्टेजेस दी थी बताइए भाई। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, सिगमंड फ्रायड। फ्रायड मानता था कि हमारा अचेतन अनकॉन्शियस माइंड वे यादें या इच्छाएं जिनके बारे में हम जागरूक नहीं होते, व्यवहार और मानसिक विकारों में बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, इन्होंने कितने प्रकार का बताया था, एक तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है, आगे देखेंगे कि तरीका, इन्होंने सपनों की व्याख्या ड्रीम इंटरप्रिटेशन और फ्री टॉक के माध्यम से इलाज किया। ठीक है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन और फ्री टॉक के माध्यम से इलाज किया। आगे भाई नव फ्रायडवादी, नियो फ्रायडवादी, ये मतलब कि कौन कौन मानते थे, कार्ल जुंग हो गया, अल्फ्रेड एडलर हो गया, एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी है ना। ठीक है, सबसे पहले में जो स्टेज थी ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ये सारी स्टेज, ये मैं बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको कराने वाला हूँ। आगे चलेंगे भाई। ह्यूमनिस्टिक, मानवतावादी दृष्टिकोण, इसे मनोवैज्ञानिक की तीसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा किसे तीसरी शक्ति के नाम से जाना जाता है, मानवतावादी दृष्टिकोण को। मुख्य विचारक अब्राहम मोस्लो, हायरार्की ऑफ नीड्स इन्होंने दी थी। कार्ल रोजर्स की थ्योरी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मतलब जो आपकी जो ये क्लास है, ये पहली क्लास है, इसमें आप सिर्फ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे, इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, कौन कौन हमारे साइकोलॉजिस्ट आने वाले हैं। मतलब कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होती है और जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करें तो यही आपका सबसे पहला वाला टॉपिक होगा। मुख्य विचार क्या था, यह स्वतंत्र इच्छा और भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर केंद्रित है। आगे सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि समाज और संस्कृति हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। मेन फोकस सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मुख्य बिंदु कौन से हैं भाई, क्या क्या प्रभावित करते हैं, यह इन्वायरमेंट, सोशल नॉर्म्स, क्लास डिफरेंसेस और अजातीय पहचान, एथनिक आइडेंटिटी के प्रभाव को दर्शाता है। पश्चिमी बनाम पूर्वी संस्कृति, मनोवैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी संस्कृतियां व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, खुद की उन्नति पर ध्यान की ओर झुकी हैं, जबकि पूर्वी एशियाई सामूहिकतावादी कोलेक्टिविज्म की ओर है। ठीक है, ये वेस्टर्न कल्चर जो यहाँ पे यूरोप के देश हैं, ये मतलब इन्होंने सोचा है कि इंडिविजुअल के विकास पर ज्यादा ध्यान दे, खुद की उन्नति पर जो हमारे कहने के लोग, जो एशिया कहने के लोग हैं भाई, वह सामूहिकतावाद पर थोड़ा सा जोर ज्यादा देते हैं। ठीक है, लियोन फेस्टिंगर इन्होंने संज्ञानात्मक विसंगति, कोग्निटिव, ठीक है, डिसोनेंस का सिद्धांत दिया था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कोग्निटिव डिसोनेंस किसने दिया था, लियोन फेस्टिंगर ने। भाई देखो डीएसएसबी में ये मत सोचो कि बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुत बड़ी भूल है, बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, फैक्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन आपके आते हैं, 100 नंबर हैं, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। पूरे यूट्यूब पे कोई भी थ्योरी नहीं करा रहा है, सब एमसीक्यू खेल रहे हैं, पर सबसे पहले थ्योरी होनी चाहिए। 30 दिन है, समझता हूँ टाइम कम है, पर आपका सिलेबस 15 दिन में भी पूरा हो सकता है भाई। 15 दिन के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर देखो पेपर में, फिर देखो क्या कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। आगे चलेंगे भाई। सिद्धांत का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास या राय के विपरीत कार्य करता है तो उस मन में एक बेचैनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। कोग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या है, मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास या राय के विपरीत कार्य करता है तो उसके मन में बेचैनी होती है। आगे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है,
यह दृष्टिकोण व्यवहार के शारीरिक वैज्ञानिक कारणों की व्याख्या करता है। व्यवहार के शारीरिक और वैज्ञानिक कारणों की व्याख्या करता है। मेन फोकस व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के बायोलॉजिकल बेस पे है। मेन फोकस इसका व्यवहार के मुख्य कारण, व्यवहार का जो मुख्य कारण है वो नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, ब्रेन केमिकल्स और ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथि प्रणाली है व्यवहार का मुख्य कारण। ठीक है, मतलब ये बायोलॉजिकल, इसमें बायोलॉजिकल उस पर जोर दिया जाएगा। नु बताओ है कि इसका मुख्य कारण हमारा नर्वस सिस्टम है, हार्मोन है, बायोलॉजिकल केमिकल और ग्लैंडुलर सिस्टम है। ठीक है, आगे है भाई विकासवादी दृष्टिकोण। क्या है विकासवादी दृष्टिकोण? यह दृष्टिकोण यह समझने की कोशिश करता है कि इंसानी व्यवहार समय के साथ कैसे विकसित हुआ। जैसे कि इसमें किस पर प्रेरणा है कि चार्ल्स डार्विन ने बताया था मैंने कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने 3 घटक दिए थे भाई। देखो क्या सिद्धांत था इसका, कि इसका चार्ल्स डार्विन ने, पूछा जा सकता है कि चार्ल्स डार्विन ने कितने में दिए थे? 3 घटक दिए थे। कितने घटक दिए थे? 3 घटक दिए थे। ठीक है, बताओ भाई चार्ल्स जो डार्विन का सिद्धांत था, ऊपर मैं अभी पढ़ा के आया हूं, तो वो किन ने अपनाया था? किन ने अपनाया था? बताओ भाई, कमेंट करके बताना भाई। यह चीज मैं ऊपर पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे। जो 3 कंपोनेंट्स बताया चार्ल्स डार्विन ने, एक तो बताया भाई वेरिएशन, एक बताया वंशानुक्रम और एक बताया चयन। ठीक है, 3 घटक कौन से चार्ल्स डार्विन के? वेरिएशन, ठीक है, और भाई इनहेरिटेंस और सिलेक्शन। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हो VIS से, विस से याद रख सकते हो। वेरिएशन से, इनहेरिटेंस से और सिलेक्शन से। ठीक, समझ में आया भाई? ठीक है, कौन सा था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत में हमारे 3 है, वेरिएशन है, इनहेरिटेंस है और सिलेक्शन है। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु है क्या है भाई? एडेप्टेशन हमारी आंतरिक कार्य प्रणाली पर्यावरण के अनुसार ढलने का परिणाम है, ताकि मनुष्य जीवित रह सके और प्रजनन कर सके। ठीक ठीक है, व्यवहार व्यवहार और जिन मनोवैज्ञानिक का मानना है व्यवहारिक प्रवृत्तियां जैसे कि आक्रामकता, एग्रेशन, और भाई एग्रेशन जीन्स द्वारा निर्धारित होती है। मतलब जीन्स द्वारा निर्धारित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ठीक है, डेविड बस, इन्होंने विकासवादी मनोविज्ञान के मुख्य संस्थापकों में से एक माना जाता है। डेविड बस को विकासवादी मनोवैज्ञानिक के संस्थापकों में एक हैं। ठीक है, यह विभिन्न प्रजातियों में व्यवहार जैसे साथी चुनना, आक्रामकता का अध्ययन करता है। ठीक है, तो कौन कौन से 3 घटक थे? मतलब कि इसमें देखो जब विकास होगा तो कुछ वेरिएशन भी आएंगी। अगर आदमी बड़ा होता है धीरे धीरे तो उसमें कुछ वेरिएशन आएंगी, भिन्नताएं आएंगी। ठीक है, वंशानुकरण गुण भी आएंगे, जैसे कि एग्रेशन है, मान लो किसी का फादर बहुत एग्रेसिव हो तो बच्चा भी एग्रेसिव होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है भाई। सिलेक्शन, तो कौन सी चीज़ों को सिलेक्शन करेगा? अपने जीवन, अपने पार्टनर का सिलेक्शन, अपने करियर का सिलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। देखो हमने जो ये इतने स्कूल, कौन कौन से स्कूल पढ़े? सबसे पहला पढ़ा भाई स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा, फंक्शनलिज्म पढ़ा, साइको एनालिसिस पढ़ा। ठीक है, और भाई गेस्टाल्ट पढ़ा, बिहेवियरिज्म पढ़ा। ठीक है, उसके बाद ह्यूमनिस्टिक पढ़ा, कोग्निटिव पढ़ा। ठीक है, और भाई सोशो कल्चरल पढ़ा, बायोलॉजिकल भी पढ़ा है। ठीक है, और भाई ठीक है इवेल्यूशनरी भी पढ़ा है। ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ी है ना? ठीक है भाई, ये सारी चीज़ पढ़ ली। ये एक टेबल है, ठीक है, जो मैं आपको फिलहाल तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि आप बाद में देख सकते हैं इसे। ठीक है, देखो ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए। ठीक है, देखो कितने आसान उसमें लेकर आया था मैं। देखो भाई ये आप खुद पढ़ सकते हैं, ये PDF में भी है, आप जाके चेक कर लेना, गूगल से सर्च मार लेना है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बीएड इग्नू। ठीक है, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये वही चीज़ है, बस सिर्फ टेबल की फॉर्मेट में है, टेबल की फॉर्मेट में। ठीक है, अब सब फील्ड देख लेते हैं भाई साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की सब फील्ड कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले देखेंगे कि कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव साइकोलॉजी जो थिंकिंग पे, मेमोरी पे, लर्निंग पे, डिसीजन मेकिंग में
फोकस करती है। और ये भाई जो रिसर्चर हो है, कोग्निटिव साइंटिस्ट हो है, जो टीचर होते हैं, वह कोग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या करती है? क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की सब फील्ड है, मानसिक विचारों का मूल्यांकन करती है, ठीक है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेंटल हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, प्राइवेट प्रैक्टिस और टीचर भी इसके अंतर्गत आते हैं। आगे काउंसलिंग साइकोलॉजी, हल्की भावनात्मक व्यक्तिगत समस्याएं, मतलब कि काउंसलर नहीं होते, अपने कैरियर के लिए आप काउंसलिंग लेते हो कहीं पे जाके, ठीक है, कोई आपके अंदर में थोड़ा सा डर है, काउंसलर के पास भेज दिया जाता है। तो काउंसलिंग मतलब ये में थोड़ी सी वो होगी, हल्की भावनात्मक थोड़ी सी समस्या, एक ज़्यादा समस्या कोई बिल्कुल मेंटल है तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। इसमें कैरियर काउंसलर होते हैं, स्कूल कॉलेज काउंसलर होते हैं, फैमिली काउंसलर होते हैं। आगे है भाई एनवायरमेंट साइकोलॉजी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मानव पर्यावरण संबंध के पे ये फोकस करती है भाई। अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंटल एजेंसीज, एनजीओज, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके कैरियर हैं, ठीक है। आगे चलेंगे भाई एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी भाई ये बताएगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग, और जो हम पढ़ रहेंगे वो हमारा यहाँ इससे ही काम है हमारा, और किसी से मतलब नहीं, हमारा मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी से, कैरिकुलम डेवलपमेंट में और टीचिंग में और गाइडेंस में, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी व्यवहार, स्मृति, स्मृति, मेमोरी, सीखना आदि पर प्रयोग करते हैं, जो रिसर्चर लैब, ठीक है, और ये रिसर्चर्स लैब यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है हमारी, ये हमारी रिसर्च में यूज होती है, रिसर्च लैब में रिसर्चर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब कई चीज़ कॉमन हो सकती है, ये चीज़ आपने उसमें ही पढ़ी होगी कोग्निटिव साइकोलॉजी में, ठीक है। आगे भाई साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र व व्यवहार का संबंध, न्यूरो साइकोलॉजी, और न्यूरो साइकोलॉजी लैब्स में यूज होती है। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, कार्यस्थल पर कर्मचारी व्यवहार प्रदर्शन, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कर्मचारी का कैसा व्यवहार है भाई, ये अपना एचआर यूज करते हैं, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय और सिलेक्शन, भाई एम्प्लॉय सिलेक्शन खातर इसका यूज किया जाता है। सोशल साइकोलॉजी, समाज, भाई देखो जैसे नाम से ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक के जो भी डेवलपमेंट होते हैं इसमें रिसर्च यूज करते हैं भाई, डॉक्टर भी इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। कम्युनिटी साइकोलॉजी, कम्युनिटी का मतलब क्या था, समुदाय, समुदाय की समस्याएं, सामाजिक व स्वास्थ्य के मुद्दों पर फोकस करती है। सपोर्ट साइकोलॉजी, भाई नाम से पता चल रहा है कि खेल से जुड़ी हुई है, खेलों में मानसिक पहलू व प्रदर्शन व सुधार से रिलेटेड है। हेल्थ साइकोलॉजी, स्वास्थ्य, बीमारी और व्यवहार का संबंध बताती है। आगे फोरेंसिक, आपने पता होगा फोरेंसिक भाई अपराध हो जा तो बड़ा फोरेंसिक लैब वाले आया करें, तो ये सारी कोर्ट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और लीगल सिस्टम हमारी ये यूज होती हैं। आई बात समझ में, ठीक है। बताओ पहले तो ये बताओ भाई कंटेंट कैसा है, ठीक है, कंटेंट कैसा है इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। और भाई आपको इजी तो लग रहा है उसके बारे में बताना है। चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि देखो कुछ भी आपका पैसा तो लग ही नहीं रहा, और आपको मैं बताऊं कि आपका 90% यहीं पे याद हो जाएगा। अब देखेंगे भाई यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, मेथड ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी, कौन कौन से मेथड हुआ करें। मनोविज्ञान में व्यवहार और मेंटल प्रोसेस का वैज्ञानिक साइंटिफिक स्टडी की जाती है। इसके लिए शोधकर्ता अलग अलग रिसर्च मेथड, अनुसंधान विधियों का उपयोग करता है भाई, ठीक है भाई 3 प्रकार की विधियां हैं, ठीक है भाई। कितने प्रकार की विधियां हैं? 3 प्रकार की विधियां हैं। वे कौन सी हैं, कौन कौन से मेथड हैं? तो वे मेथड हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, और एक कोरिलेशन मेथड है। कौन कौन से मेथड है? डिस्क्रिप्टिव मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, कोरिलेशन मेथड है। डिस्क्रिप्टिव मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, कोरिलेशन मेथड है, ठीक है। याद रहेंगे कितने मेथड हैं भाई, बताओ? 3 मेथड है, 3 प्रकार के मेथड है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिस्क्रिप्टिव मेथड। कौन सा? डिस्क्रिप्टिव मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेथड, इस विधि में व्यवहार का जैसा है वैसा वर्णन किया जाता है भाई। मतलब डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसा व्यवहार है उसा ही डिस्क्रिप्टिव मतलब लिख दिया उसा ही व्यवहार, ठीक है। इसमें किसी भी वेरिएबल को बदला नहीं जाता, मतलब किसी भी वेरिएबल को बदला नहीं जाता, बिल्कुल जो सेम है उसको किसी के छेड़छाड़ नहीं की जाती, मतलब
एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। वेरिएबल किस में बदले जाएंगे? एक्सपेरिमेंटल में, आगे पढ़ोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के प्रकार, इसमें केस स्टडी ली जाती है, सर्वे होता है और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होती है। सर्वे, केस स्टडी, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिप्टिव मेथड की ही मेथड हैं, सब मेथड हैं, ठीक है। आगे चलेंगे भाई। केस स्टडी, केस स्टडी में क्या होता है भाई? केस स्टडी में एक व्यक्ति या छोटा समूह का गहराई से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हर व्यक्ति यूनिक माना जाता है, और हर व्यक्ति यूनिक किस में माना जाता है? आइडियोग्राफिक अप्रोच में, नोमोथेटिक अप्रोच में तो ग्रुप की स्टडी की जाती है। ऊपर पढ़ के आए हो ना? हाँ, पढ़ के आए हो ना, ठीक है जी। आगे चलेंगे भाई। और इसने उदाहरण सिगमंड फ्रायड, रोगियों पर केस स्टडी साइको एनालिटिकल थ्योरी की थी, ये भी उसके अंतर्गत आती है। जीन पियाजे की अपने बच्चों पर केस स्टडी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, देखो उन पर भी केस स्टडी की थी, ठीक है। आगे भाई हमने भाई रॉकी, ठीक है, क्या नाम इसका? रॉकेज, अब मैं तो रॉकी बोल लूंगा। द थ्री करिस्टस ऑफ यपलस्टानी, ये क्या भाई? सिजोफ्रेनिया का अध्ययन किया। अच्छा अच्छा अच्छा, सिजोफ्रेनिया का अध्ययन किसने किया था? सिर्फ इतनी बात याद रखनी है भाई, सिजोफ्रेनिया का अध्ययन किसने किया था? यो किया था भाई, रॉकी ने किया था भाई, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप याद रख लेना, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर इग्नू में है तो पूछा जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे। कमियां क्या है भाई इसकी? परिणामों को सामान्य जर्नलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब जो भी परिणाम है ना आओगे ना, उन्हें जर्नलाइज सामान्य रूप से यूज नहीं किया जा सकता भाई। विधि सब्जेक्टिव होती है, कैसी होती है? सब्जेक्टिव होती है, मतलब कि व्यक्तिनिष्ठ होती है भाई, मतलब हर एक व्यक्ति में यूनिक है, तो अलग अलग व्यक्ति हम अलग अलग उसमें करेंगे तो उसमें करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। पक्षपात की संभावना हो जाए, मतलब किसी आदमी ने केस स्टडी लेने लग रहे हैं, उस टाइम पे मान लो उन्होंने रियल व्यवहार नहीं किया, मान ले किसी की आप केस स्टडी करो तो उन्हें किसी ने रियल व्यवहार नहीं किया, तो इसमें पक्षपात होने के चांस भी ज़्यादा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? छोटे नमूने पर आधारित होती है, गहन अध्ययन के लिए उपयोगी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में अधिक उपयोगी होती है, ठीक है। आगे भाई सर्वे मेथड, सर्वे आपने बेरा होगा सर्वे का, तो इस विधि में शोधकर्ता लोगों से प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्रित करता है, फेस टू फेस इंटरव्यू करता है, टेलीफोन इंटरव्यू हो सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकते हैं, और भाई क्वेश्चनरी हो सकती है, प्रश्नावली हो सकती है। विशेषताएं क्या क्या भाई इसकी? ठीक है, बड़ी संख्या में लोगों से डेटा लिया जा सकता है भाई सर्वे करके, समय और लागत में बचत होती है भाई, और महत्वपूर्ण क्या बात हो सकती है? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए, यानी पॉपुलेशन से रैंडमली सिलेक्टेड, मतलब कि सर्वे में तो रैंडमली सिलेक्टेड किए जाएंगे। कमियां क्या हैं? लोग सही उत्तर नहीं भी दे सकते हैं, सोशल डिजायरेबिलिटी की समस्या हो सकती है, सर्वे करने गए किसी ने झूठा डाटा दे दिया तो मतलब थोड़ा सा इतना सही नहीं होगा, पर कि कम समय में कम लागत में एक बेस्ट ऑप्शन आपका हो सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे। लार्ज फैक्ट, लार्ज सैंपल के लिए उपयोगी होती है, ओपिनियन, एटीट्यूड, बिलीफ जानने के लिए अच्छी होती है, सेल्फ रिपोर्ट पर आधारित होती है, मतलब आपने सर्वे किया तो आपने सेल्फ रिपोर्ट उसकी बनानी पड़ेगी। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, तीसरा मेथड इसका। इस विधि में शोधकर्ता व्यवहार को प्राकृतिक वातावरण में व्यवस्थित रूप से देखता है, ठीक है। विशेषताएं, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं किया जाता, नेचुरल सेटिंग में होता है, कई अवलोकनों के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। इंट्रोडक्टिव रीजनिंग, इसे इंट्रोडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, मतलब कि समझ में आप समझे आप, मान ले कि कोई बच्चा शरारत कर रहा है किसी क्लास में, आप उसको देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, आप उसके कारण को देख रहे हो कि शरारत क्यों कर रहा है, किस कारण से शरारत कर रहा है, किस कारण से शोर कर रहा है, तो मतलब एक बच्चे को नहीं पता है, बच्चे को नहीं पता है कि आप उसको देख रहे हो, पर आप उसको देख रहे हो, तो मतलब कि इसमें क्या है, आप उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मतलब इसमें आपने कोई भी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया, किसी भी चीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मतलब सिर्फ आप देख रहे हो और उसके आधार पर आप कंक्लूजन निकालते हो, ठीक है। और इस ऑब्जर्वेशन मेथड को इंडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? और इंडक्टिव रीजनिंग भी इसे बोला जाता है, समझ में आई भाई? चलो भाई, प्रकार भाई, एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है, जब व्यवहार स्वाभाविक स्थिति में देखा जाए, ठीक है। शॉपिंग मॉल में लोगों के साथ व्यवहार का अध्ययन, भाई मतलब कि उसको बेरा नहीं लगाना चाहिए, बस यही है। एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल कंडीशंस में, ठीक है।
इसकी क्या खासियत है, नियंत्रित वातावरण में नहीं होता। अगर आपने कोई नियंत्रित किसी मतलब कंट्रोल कर लिया, कि कैसे समझाओ कि वहाँ आपने मतलब कि नियंत्रित, मतलब उसको पता चल गया भाई कोई हमने देखने लग रहा है, तब वो जैसा कि रियल है वो ऐसा बिहेव ना करके अनरियल बनने की कोशिश करेगा। कारण परिणाम संबंध स्पष्ट नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सप्लीमेंट्री मेथड के रूप में उपयोग हो सकती है भैया, प्रयोगात्मक विधि से कम नियंत्रित है भाई, प्रयोगात्मक विधि से कम नियंत्रित है। जो एक्सपेरिमेंट मेथड भाई, किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, तूने मेरा लग जा भाई मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब ये स्टेप वो एक्सपेरिमेंट मेथड तो थोड़ी सी कम नियंत्रित है, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है, बिल्कुल रियल बिहेवियर का अध्ययन होता है, ऑब्जर्वेशन था। अब पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या पढ़ेंगे भाई, एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ेंगे। प्रयोगात्मक विधि किसी समस्या का अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में, मतलब कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि एक कारण का दूसरे कारण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें एक चीज आएगी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, पहले से किए गए अध्ययन और सिद्धांत के आधार पर एक अनुमान लगाना, मतलब पहला कोई भी एक सिद्धांत दे दिया, उसके आधार पर एक अनुमान लगा दिया कि परिणाम क्या होगा, इसी अनुमान को हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेड रिजल्ट का कथन होता है, मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट का कथन होता है। पहले से किसी ने भी कोई सिद्धांत दिया है, कोई भी सिद्धांत दे रखा है पहले से, उस सिद्धांत के बेस पे ही एक अनुमान लगा देना ही क्या होता है, एक अनुमान लगा देना हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, यह एक्सपेरिमेंट का आधार होती है भाई। किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब टेस्ट करेंगे ना, मान लो किसी ने कोई सिद्धांत कह दिया, मान लो किसी ने कह दिया सिद्धांत दे दिया, उस सिद्धांत ने टेस्ट करना ही एक्सपेरिमेंट होता है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना ही क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। और कुछ हमारी और से एक दो और शब्दावली है। एक्सपेरिमेंटर और पार्टिसिपेंट, ये तो आपको पता होगा। एक्सपेरिमेंटर क्या होता है, जो प्रयोग करता है। पार्टिसिपेंटर क्या होता है, जिस व्यक्ति या जानवर पर प्रयोग किया जाता है। ये तो आसान चीजें हैं, ठीक है। देखो अब मैंने बताया था ना कि वेरिएबल, वेरिएबल किस में बदले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड में। अब ये ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान चीजें हैं। वेरिएबल वह चीज होती है जो बदली जाती है, जिसे नापा जा सकता है, यानी जो चीज हर बार एक जैसी न रहे, उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के प्रकार, दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यह वह चीज है जिसे एक्सपेरिमेंटर खुद बदलता है, ठीक है। यह कारण होती है, क्या होती है, कारण, जिसके कारण कुछ चीज हुआ है, ठीक है, वो है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो बदला जा सके, आसान, जिसे हम जानबूझकर बदलते हैं। एग्जाम्पल के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। अब दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, यह वह चीज है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने से बदलती है, समझ गया। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने से बदलती है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यह परिणाम होती है, क्या होती है, परिणाम। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कारण होती है। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट शॉर्ट फॉर्म में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या होती है भाई, यह होती है कारण, ठीक है। और भाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है परिणाम। परिणाम, मेरे को पता है कि आपके अभी दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है, ठीक है, फिर भी मैं आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। जो असर के रूप में बदलती है, बहुत आसान तरीका याद रखने का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि, किस कारण से, डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए, ठीक है। अब देखो भाई, आप समझो एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको सही समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई मैं आपको बता दूं, आप ठा लो भाई इग्नू की पीडीएफ ठा लो, 22 पेज की पीडीएफ है, उसने पढ़ने लागो भाई, आपके भाई तोते उड़ जाएंगे पढ़कर। इतना मुश्किल, इतना कठिन, इतनी मुश्किल शब्द है भाई, मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। और बाकी जो मैं चीज़ कर रहा हूँ तो बिल्कुल सेम टू सेम है, पर मैंने ये आसान भाषा में कर दी, ठीक है। आगे देखेंगे अभी एग्जाम्पल 1। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि तापमान बदलने से मूड पर क्या असर पड़ेगा, मतलब तापमान बदलेगा, ये कई बार नहीं होता कि गर्मियों में हम एकदम चिड़चिड़े से हो जाए और थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ, हा 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 सुहावना मौसम हो जाए, तो यही बात है। देखो अब देखो, टेम्परेचर बदलने से मूड पर क्या असर पड़ेगा। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है भाई, टेम्परेचर है,
क्योंकि हम तापमान बदल रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, मूड है, मतलब कि देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अपना टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर बदला जा सका, ऊपर नीचे हो सका है। और भाई टेम्परेचर बदलना तो हमारा मूड के मूड बदलेगा, तो मूड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जो मूड है किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। मतलब हमारा मूड कैसा होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसी कारण से इसका नाम पड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल देखो भाई, जैसे कि ज्यादा गर्मी होगी तो हम चिड़चिड़े होंगे, ठंडा मौसम होगा तो अच्छा मूड होगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम बदल सकते हैं, और डिपेंडेंट क्या है, ये मूड हमारा कैसा होगा। पढ़ाई में अंक, एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है। जैसे कि पढ़ाई के घंटे का अंकों पर प्रभाव, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ाई के घंटे, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, अंक। अगर देखो हम पढ़ाई के घंटे बढ़ाते तो हमारे अच्छे अंक आएंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे, कम कर दे तो गंदे अंक आएंगे, ठीक है। यही बात है कि डिपेंडेंट वेरिएबल अंक और इंडिपेंडेंट क्या, पढ़ाई के घंटे। तो ये चीज आ गई समझ में, कितनी जितनी ज्यादा पढ़ाई उतने अच्छे अंक। खाना और सेहत, एग्जाम्पल लेकर आया हूं, क्योंकि ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है भाई। खाना खाने की मात्रा सेहत पर, देखो भाई अगर खाना एक उसमें खाओगे, मतलब निश्चित मात्रा में खाओगे तो सेहतमंद रहोगे, और ज्यादा खाओगे तो सेहत बिगड़ेगी। मतलब खाना क्या है भाई हमारा, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, हमारी सेहत है। क्या है भाई, सेहत है। समझ में आई। एग्जाम्पल, नींद और नींद की मात्रा और ध्यान। देखो नींद कम होगी, नींद में हम कम लेंगे तो हमारा ध्यान हो, क्योंकि हमारा पूरे दिन नींद आए जाएगी, अगर सोए नहीं गए, और बढ़िया नींद होगी तो हमारा ध्यान भी अच्छा होगा। समझ में आया भाई। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, नींद, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ध्यान। आई समझ में, मुश्किल चीज है क्या, नहीं बिल्कुल। अब भाई कोरिलेशन मेथड, भाई कोरिलेशन मेथड, ठीक है। ये थोड़ा सा इनमें आपको समझने में कठिनाई हो सकती है, फिर भी ध्यान से समझो, सब कुछ समझ में आएगा। कोरिलेशन मेथड यह वह शोध विधि है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में तो दो वेरिएबल थे, इंडिपेंडेंट था और डिपेंडेंट था, इनमें दो या दो से अधिक होंगे। इस विधि में शोधकर्ता किसी भी चर को न तो बदलता है और न ही नियंत्रित करता है। मतलब में दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे, मतलब न तो इन्हें बदलेगा न इन्हें नियंत्रित करेगा। बदले किस में, एक्सपेरिमेंट में। केवल देखता है, मतलब ऑब्जर्व करता है वे आपस में कैसे जुड़े हैं। कोरिलेशन मेथड में यह पता लगा जाता है कि एक चर के बदलने पर दूसरे चर पर कितना और किस दिशा में बदलता है। ठीक, कोरिलेशन मेथड में यह पता लगा कि एक चर के बदलने पर दूसरा कितने उसमें बदलता है। समझ में आई भाई, और किस दिशा में बदलता है। मतलब मैं शोध करता बदले नहीं का, वह खुद बदलेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक है क्या है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता, चर में हस्तक्षेप नहीं, शोधकर्ता केवल माप करता है, प्रयोग नहीं करता। संबंध का अध्ययन यह बताता है कि दो चरों में संबंध है या नहीं है। कारण परिणाम नहीं बताता, यह विधि यह नहीं बताती कि कौन कारण है और कौन परिणाम है, ठीक है। वे तो हमारा कौन सा बताता था, एक्सपेरिमेंटल। कारण कौन बताता था, हमारा बताता था इंडिपेंडेंट, और परिणाम बताता था डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट। समझ में आया, ठीक है। कोरिलेशन के प्रकार कितने टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है, जीरो कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन में एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। नेगेटिव में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जीरो कोरिलेशन में दोनों में कोई संबंध ही नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन में देखो, अब ये एग्जांपल के साथ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन में पढ़ाई का समय बढ़ाओगे तो अंक भी अच्छे आएंगे, और नेगेटिव कोरिलेशन में मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करोगे तो पढ़ाई का समय घटेगा, ठीक है। कितने अच्छे एग्जाम्पल मैं ढूंढ के लाया हूँ, आप देख सकते हो। जो जीरो कोरिलेशन में जूते का साइज और बुद्धि, ये तो दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं। समझ में आया भाई। कोरिलेशन कोफिशिएंट देखेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट को किससे मापा जाता है भाई, छोटे आर से मापा जाता है। सहसंबंध को संख्या में दिखाया जाता है, कोरिलेशन को संख्या में दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है, संख्या में, ठीक है। इसकी सीमा होती है भाई -1 से लेके +1 तक इसकी सीमा होती है, ठीक है। अब देखो, पूर्ण सकारात्मक पॉजिटिव मतलब कि एक बढ़ेगा दूसरा ही बढ़ेगा, तो उसके लिए +1 मान है। नेगेटिव खतरा -1 है, कोई संबंध नहीं, जीरो।
समझ आया भाई? ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा इसमें कठिन, इसमें गणित नहीं है, मुश्किल गणित का प्रयोग नहीं किया गया है, बिल्कुल आसान चीज़ें हर कोई समझ सकता है। यूजेस जब प्रयोग करना संभव न हो, ठीक है, प्रयोग नहीं कर सकते तो हम कोरिलेशन मेथड यूज कर सके हैं। शिक्षा मनोविज्ञान समाजशास्त्र में उपयोगी होती है भाई, भविष्यवाणी में भी यह चीज सहायक हुआ है, ठीक है भाई। जित प्रयोग करना संभव नहीं तब कोरिलेशन मेथड का यूज कर सके हैं। लिमिटेशन क्या भाई? कारण परिणाम स्पष्ट नहीं करता, कारण परिणाम स्पष्ट नहीं करता। थर्ड वेरिएबल परिणाम को प्रभावित कर सकता है, तीसरा वेरिएबल परिणाम को प्रभावित कर सकता है। समझ में आया भाई? मान ले दो आ गए मैं तीसरा आ गया तो ना प्रभावित कर सका है, ठीक है। कोरिलेशन मेथड पे यही चीज आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। हालांकि मैं जो ये लेवल लेके चल रहा हूँ ना, बहुत हाई लेवल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे भाई साइकोलॉजी इन इंडिया, इब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे तो हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या भारत में साइकोलॉजी मनोविज्ञान के विकास को हम देखेंगे। भारत में मनोविज्ञान का विकास वेस्टर्न थ्योरी से बहुत अधिक प्रभावित रहा है। दलाल 2010 के अनुसार भारतीय मनोविज्ञान ने शुरू में भारतीय ग्रंथों इंडियन इंडियन स्क्रिप्चर्स में मौजूद ज्ञान को पर्याप्त रूप से नहीं अपनाया, ठीक है। जो भारतीय मनोविज्ञान है, दलालों को वह है कि भारतीय मनोविज्ञान ने भारतीय ग्रंथों में मौजूदा ज्ञान को पर्याप्त रूप से नहीं अपनाया, जबकि इनमें आत्मा और मानव विकास से जुड़े गहरे मनोवैज्ञानिक पहल मौजूद हैं, ठीक है। हमने वेस्टर्न थ्योरीज से तो हम प्रभावित है, पर हमने अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, भारतीय ग्रंथ हैं, इनको नहीं अपनाया क्योंकि इनमें ही कितना ज्यादा ज्ञान भरा पड़ा है, ठीक है। अब देखेंगे क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, देखेंगे भाई एक एक करके देखेंगे। प्रारंभिक शुरुआत, और भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपकी डीएसएसबी जरूर पूछ सकता भाई, इतनी महत्वपूर्ण चीजें मैं कराने जा रहा हूँ, किसी ने नहीं कराई होंगी, देख लियो भाई। 1905 में मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, ठीक है। सर ब्रोजेंद्र नाथ सेल ने, वाइस चांसलर थे ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के भाई। सबसे पहले मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम किसने शुरू किया था और कब शुरू किया था मेरे प्यारे साथियों? 1905 में ब्रोजेंद्र नाथ सील ने शुरू किया था। 1916 में भारत में मनोविज्ञान की औपचारिक पढ़ाई की शुरुआत हुई। भारत में मनोविज्ञान की औपचारिक पढ़ाई की शुरुआत 1916 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। मतलब कि प्यारे साथियों बात करेंगे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1905 में पहला सिलेबस बनाया, फिर 11 साल बाद पढ़ाई शुरू की गई। डॉक्टर एन सेन गुप्ता पहले मनोवैज्ञानिक शिक्षक थे। पहले मनोवैज्ञानिक शिक्षक कौन थे? डॉक्टर सेन गुप्ता। हार्वर्ड प्रशिक्षित विद्वान, हार्वर्ड ट्रेंड स्कॉलर थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे सेन गुप्ता, ठीक है। पश्चिमी प्रभाव शोध और शिक्षण में वेस्टर्न मॉडल अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद पहली पीढ़ी के मनोवैज्ञानिक फिलोसफी बैकग्राउंड से थे भाई, ठीक है। आगे भाई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे। गिरिंद्रा शेखर बोस का, प्रसिद्ध मनो साइकोएनालिसिस्ट थे। 1922 में इंडियन साइकोएनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की थी भाई गिरिंद्रा शेखर बोस ने। इंडियन साइकोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी गिरिंद्रा बोस ने। 1921 में कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्रेशन दिया था भाई गिरिंद्रा ने, ठीक है। आगे फ्रीडियन सिद्धांतों को हिंदू थॉट से जोड़ा भाई ऐसा कौन सा भारतीय साइकोलॉजिस्ट था जिन्होंने फ्रूड के सिद्धांतों को हिंदू थॉट से जोड़ा था? वो था गिरिंद्रा शेखर बोस। कौन था मेरे प्यारे साथियों? याद करो, गिरिंद्रा शेखर बोस बोलना नहीं है, किसने भाई? गिरिंद्रा शेखर बोस ने किया था भाई, ठीक है। और भाई ने इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1922 में। विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की शुरुआत सबसे पहले आपने पता है भाई 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, क्या नाम था उनका भाई? ब्रोजेंद्रा सील, ठीक है। इन्होंने 1905 में क्या बनाया था? पाठ्यक्रम करिकुलम बनाया था। 1924 में मैसूर यूनिवर्सिटी में शुरुआत हुई थी। 1932 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुरुआत हुई थी। 1943 में मद्रास यूनिवर्सिटी में, और मेरे प्यारे 1957 में हमारी शुरुआत की गई थी। देखो एक तो आपने सबसे पहले याद रखनी है 1916 वाली, क्योंकि ये पहली थी। आज़ादी के बाद पूछेगा अब आपसे
दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए लेवल पर की गई थी 1957 में, आज़ादी के बाद। फिर उन्नीस दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्वतंत्र साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया था 1964 में। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में स्वतंत्र साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बना दिया था, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भाई, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 1924 इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई। साइको एनालिटिकल किसने बनाई थी बताओ भाई, ये ऊपर पढ़ा है तो ये पढ़ा था, साइको एनालिटिकल सोसाइटी 1922 में। और 2 साल बाद प्यारे साथियों, ठीक है, 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी की शुरुआत 1924 में। 1922 में किसने बनाई थी? गिरिंदर ने बनाई थी, गिरिंदर शेखर बोस ने साइको एनालिटिकल सोसाइटी बनाई थी 1922 में। 1924 में हमारी बनी थी इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनी थी, ठीक है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी। एम.वी. गोपाला स्वामी मैसूर के विभाग अध्यक्ष थे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में प्रशिक्षित थे भाई। 1961 में एक और थे भाई, दुर्गाराम, क्या नाम है, दुर्गानंद सिन्हा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1961 में। अब देखो भाई, अब हम देखें भाई संस्थानों का विकास। एक संस्थान एक है हमारे आगे जिसका नाम है NIMHANS, निम्हांस। क्या है? निम्हांस। NIMHANS क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। 1974 में बेंगलोर में स्थापना हुई थी भाई। NIMHANS कब हुई थी? 1974 में। 1974 में इसकी स्थापना बेंगलोर में हुई थी भाई। की तो हुई थी बेंगलोर में, इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है, इग्नू में है तो पूछा जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंस में अग्रणी संस्थान था। कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स भी पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, जर्नल ऑफ द इंडिया अकेडमी अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल स्टडीज, इंडिया जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं जो आपको याद रखने। एसोसिएशन, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, कब बनाई थी? 1924 में बनाई थी, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, इंडियन अकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजिस्ट ग्रुप, ये सारी संस्थाएं जो आपको याद रख लेनी है। कुछ भारत के साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको आपको याद रखना भाई, एक बार नाम पढ़ लो भाई भारत के ये साइकोलॉजिस्ट हैं। HS अस्थमा, आनंद प्रांजपे, JBP सिन्हा, डॉक्टर सिन्हा, सुधीर कक्कर, आशीष नंदी, अजीत दलाल, ठीक है, दलाल का वो पढ़ा था, ठीक है। आगे है राम कृष्ण राव, ठीक है, गिरीश्वर मिश्रा, उदय पारीक, जनक पांडे, TS सरस्वती, ये कुछ नाम है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट जो आपके DSSB KVS PRT के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। भारत में मनोविज्ञान की शुरुआत 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, इंडियन साइकोएनालिटिकल सोसाइटी 1922 में, NIMH 1974 में, 1924 में किसकी स्थापना हुई थी? 1924 में थी इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। गिरिंद्र शेखर बोस हिंदू थॉट को फ्रूड के सिद्धांतों के साथ जोड़ा था, ठीक है भाई। ये कुछ डेट्स हैं जो कि मैंने NCERT से सीधे उठाई हैं, इनको देखेंगे। देखो चीज़ें मैंने करा दी हैं, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपकी पूछी जा सकती है। थोड़ा सा इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि ये मैंने वहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। 1879 में विलियम वुंट ने एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लाइप्जिग जर्मनी। 1890 में विलियम जेम्स पब्लिश प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बताई थी ना कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? विलियम जेम्स की। कब पब्लिश की थी? पूछी जा सकती है, 1890 में पब्लिश की थी। उसके 5 साल 1895 फंक्शनलिज्म इज फॉर्मुलेटेड एज ए सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। फंक्शनलिज्म कब आया? 1895 में। कब आया? 1895 में फंक्शनलिज्म आया। फिर आगे भाई सिगमंड फ्रायड ने 1900 में साइकोएनालिसिस डेवलप किया। 1904 में इवान पावलोव विंस द नोबेल प्राइज। बहुत बढ़िया प्रश्न, इवान पावलोव ने नोबेल प्राइज कब मिला था? 1904 में नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क डाइजेस्टिव सिस्टम डेट
लेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, इमान पावलाव ने क्या नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम डेट लेड टू अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल ऑफ रिस्पॉन्सेज। भाई जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किसके डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स के बारे में, यार कुत्ते की थ्योरी के ऊपर तो मिला था इसने। 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप बाय बिनेट एंड सीमन। भाई 1905 में भाई इंटेलिजेंस के ऊपर बिनेट और सीमन ने एक टेस्ट बनाया था 1905 में। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है भाई। 1912 में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोर्न इन जर्मनी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कब बोर्न हुई थी? 1912 में। कब हुई थी? 1912 में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोर्न हुई थी, जर्मनी में बोर्न हुई थी। 1916 में फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड। 1916 में, पढ़ी थी डेट बिल्कुल, ठीक है। 1922 में साइकोलॉजी इज इंक्लूडेड इंडियन साइंसेस कांग्रेस एसोसिएशन। साइकोलॉजी इंक्लूडेड इन इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में साइकोलॉजी को इंक्लूड किया गया था 1922 में, ठीक है। और 1922 में वह बनी थी इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी। किसने बनाई थी भाई बताइए? गिरिंदर ने बनाई थी, गिरिंदर शेखर बोस ने। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाई थी। अगर 1924 में क्या हुआ था? जॉन बी वाटसन पब्लिश बिहेवियरिज्म, ए बुक दैट लेड टू फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म। तो भाई जे बी वाटसन की एक बुक थी बिहेवियरिज्म, ठीक है, उन्होंने 1924 में यह लॉन्च की थी। मतलब बिहेवियरिस्ट का नाम आता है तो जे पी वाटसन सबसे पहले झंडा लेके खड़े होते हैं, ठीक है। 1928 में एन सेनगुप्ता एंड राधा कमल मुखर्जी पब्लिश द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन द सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। भाई सोशल साइकोलॉजी पे भारत के किन वैज्ञानिका ने लॉन्च की थी? सेनगुप्ता ने और राधा कमल मुखर्जी ने। राधा कमल मुखर्जी और सेनगुप्ता ने भाई, ठीक है। 1949 में साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग ऑफ द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग ऑफ द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश 1949 में, क्योंकि आज़ादी के बाद का टाइम था तो भाई डिफेंस के अंदर एक साइकोलॉजिकल वा बना दी 1949 में। 1951 में ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर्स पब्लिश्ड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। भाई ठीक है भाई, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बिल्कुल पूछा जा सकता है कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी किसकी थी? सी द कार्ल रोजर्स। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी किसकी थी? कार्ल रोजर्स की थी भाई, और ये ह्यूमैनिस्टिक थे भाई, ठीक है। अब रेमोस्लो भी तो ह्यूमैनिस्टिक की रचना मानववादी दृष्टिकोण के मानते थे। 1953 में बी एफ स्किनर पब्लिश साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर स्ट्रेंथनिंग। आगे देखते हैं। बिहेवियरिज्म एज ए मेजर अप्रोच टू साइकोलॉजी 1953 में दी थी किसने? बी एफ स्किनर ने। 1954 में ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी अब्राहम मोस्लो पब्लिश मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी की वाद दी थी अब्राहम मोस्लो 1954 में ही ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इज एस्टेब्लिश एट इलाहाबाद। ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद 1954 में। 1955 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये पढ़ा था ना 1955 में, ये बना था, कब बना था? 1955 में नेशनल इंस्टीट्यूट। अब मैंने 1955 ही पढ़ाया था क्या ऊपर? एक बार देख लेता हूँ। देखो भाई यहाँ पे है भाई 1974 ये डाटा भाई इग्नू का है, इग्नू में दे रखा है यो 1974, पर एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में क्या है? एनसीईआरटी में 1955 है। तो अब किसकी मानी जाएगी? देखो भाई अगर ऑप्शन में 1974 नहीं है, 1955 है तो 1955 भाई, इसमें ज़्यादा प्रेफर करी जाएगी एनसीईआरटी, क्योंकि सरकारी किताब है और एनसीईआरटी की ज़्यादा मानी जाएगी, इग्नू की नहीं, ये बाद में मानी जाएगी इग्नू की, पर एनसीईआरटी की मानी जाएगी। तो आप 1955 याद रखो, ठीक है भाई। फिर 1962 में हॉस्पिटल ऑफ मेंटल डिसीज इन रांची एस्टेब्लिश किया गया। 1973 में कोनराड लॉरेंज और निको टिनबर्गन विन द नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क ऑन बिल्ट इन स्पीसीज स्पेसिफिक एनिमल बिहेवियर पैटर्न्स। भाई जो अपने भाई क्या नाम थे? कोनार्ड लॉरेंज और निको टिनबर्गन, इन्होंने
1973 में मिला था, क्योंकि एनिमल बिहेवियर को क्या पढ़ पाए थे इन्होंने, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। 1978 में हर्बर्ट सीमन विंस नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए हर्बर्ट सीमन को मिला था भाई। 1981 में डेविड होबल और टोर्स्टन विसल विन नोबेल प्राइज फॉर देयर रिसर्च विजन सेल्स। विजन सेल के ऊपर भाई डेविड हुबल को और टोर्स्टन को मिला था। 1981 में रोगर स्प्रे विंस नोबेल प्राइज स्प्लिट ब्रेन रिसर्च। ठीक है, आगे भाई ये इंपॉर्टेंट है, 1989 का इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक बार आपको इनकी रीडिंग ले लेनी है। ठीक है, अगर फैक्चुअल वे पूछेगा तो यही से पूछेगा। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया 1989। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया फाउंडेड 1989। 1997 में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर इज एस्टेब्लिश गुरुग्राम हरियाणा मानेसर। मानेसर में ये, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मानेसर में बना था भाई ये। ठीक है, गुरुग्राम के मानेसर में पड़ता है। ठीक है, NBRC 1997 में, 1997 में याद रखेंगे, 1997 में बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आ गए हैं 2002 में डैनियल काहनमैन विंस नोबेल प्राइज फॉर रिसर्च ऑन ह्यूमन जजमेंट और डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को लेकर एक और मिला था भाई, क्या नाम था उसका, ये था भाई सीमन को मिला था। सीमन को भी डिसीजन मेकिंग के लिए मिला था, पर अब इसका जो थोड़ा सा काम हटके था, डैनियल का थोड़ा सा काम हटके था, इसका मिला था ह्यूमन जजमेंट और डिसीजन मेकिंग के लिए। 2005 में थॉमस सेकलिंग विंस नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क अप्लाइंग गेम थ्योरी टू अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशन इन इकोनॉमिक बिहेवियर। तो थॉमस सेकलिंग को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था भाई? भाई इसको मिला था, इन्होंने वर्क किया था अप्लाइंग गेम थ्योरी पे, अप्लाइंग गेम थ्योरी पे। ठीक है, अप्लाइंग गेम थ्योरी पे टू अंडरस्टैंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या मतलब? विरोध। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और कॉर्पोरेशन को इकोनॉमिक बिहेवियर में। समझ में आई भाई बात? तो ये भाई ये आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिन्होंने आपने देखा, और ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। देखो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो भाई, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहाँ से अगर 1-2 नंबर का एक दो आ गया तो हमने 1 नंबर भी नहीं छोड़ना, क्योंकि कंपटीशन अब की बार हाई होने वाला है। ठीक है, और बाकी मेरा कंटेंट इतना तगड़ा है, अगर ऊपर भी गया तो 100 के 100 भी करा होगा। ठीक है, तो भाई कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपकी ये PDF है। ठीक है, इस PDF का फाइल 15 पेजों की PDF है, तो इसका प्राइस 10 रुपये होगा। ठीक है, वैसे एक पेज का 1 पैसा कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, 10 रुपये। ऐसे भी आप स्नैक्स खा लेते हो, चिप्स चाप्स खाते रहते हो, तो 10 रुपये कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। और बाकी जो गरीब से भी गरीब स्टूडेंट है, उसके लिए तो भाई ये आपकी स्क्रीनशॉट ले सकता है, चाहे वो लिख भी सकता है, और इससे ज़्यादा मैं आपकी और बिल्कुल फ्री तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेहनत तो बहुत लगी। अब देखो इतने कंटेंट को ढूंढने में भी मेरे को, मैं बता देता हूँ कि मैंने 1 घंटा लगाया है। 1 घंटा ढूंढने में लगा, फिर ये टाइप करी है, फिर फ़ॉन्ट अलग करे हैं ये, ठीक है, कलर, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ठीक है, और आगे की वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।